हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। डेफिनेशन। कोएगुलेशन या क्लॉटिंग को उस प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें ब्लड अपनी फ्लूइडिटी, बहने की क्षमता खो देता है और बाहर निकलने या किसी कंटेनर में कलेक्ट किए जाने के कुछ मिनट बाद एक जली जैसा मास बन जाता है। फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड का कोएगुलेशन सब्सटेंसेस के एक ग्रुप के एक्टिवेशन की वजह से होने वाली रिएक्शंस की एक सीरीज के जरिए होता है। क्लॉटिंग के लिए जरूरी इन सब्सटेंसेस को क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स की पहचान की गई है। फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर, प्रो एक्सेलरिन या एक्सेलरेटर ग्लोब्यूलिन। फैक्टर 6 इसकी मौजूदगी प्रेजेंस साबित नहीं हुई है। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, फैक्टर 12 हैगमन फैक्टर, कॉन्टैक्ट फैक्टर, फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिनेज। फैक्टर 9 को छोड़कर क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम उन साइंटिस्ट्स के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने उन्हें खोजा था या उनकी एक्टिविटी के अनुसार रखे गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फैक्टर 9 या क्रिसमस फैक्टर का नाम उस पेशेंट के नाम पर रखा गया था जिसमें इसे पहली बार खोजा गया था। सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म। एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ज्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स एंजाइम्स के रूप में प्रोटीन्स होते हैं। आमतौर पर सारे फैक्टर्स इनएक्टिव प्रोएंजाइम के रूप में मौजूद होते हैं। क्लॉट बनने की प्रोसेस को लागू करने के लिए इन प्रोएंजाइम्स का एंजाइम्स में बदलना, एक्टिवेट होना जरूरी है। ये प्रोएंजाइम एंजाइम कन्वर्जन रिएक्शंस की एक सीरीज के जरिए पूरा किया जाता है। इस सीरीज में पहले एक इनएक्टिव फैक्टर एक एक्टिव एंजाइम में बदलता है जो दूसरे को एक्टिवेट करता है, जो फिर तीसरे को एक्टिवेट करता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आखिरी एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन नहीं बन जाता। एंजाइम कैस्केड थ्योरी समझाती है कि कैसे प्रोएंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में बदलने वाली विभिन्न वेरियस रिएक्शंस एक कैस्केड के रूप में होती हैं। कैस्केड उस प्रोसेस को कहते हैं जो कदम दर कदम सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं, जहां हर स्टेप अगले स्टेप को शुरू करता है जब तक कि आखिरी स्टेप तक ना पहुंच जाए। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आमतौर पर ब्लड क्लॉटिंग 3 स्टेजेस में होती है। 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, 2 कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, 3 कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। स्टेज 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नामक सब्सटेंस के बनने से होती है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। इसका बनना उन सब्सटेंसेस से शुरू होता है जो या तो ब्लड के अंदर पैदा होते हैं या ब्लड के बाहर। इस तरह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना 2 पाथवेज के जरिए होता है, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इस पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने की शुरुआत प्लेटलेट्स द्वारा होती है जो ब्लड के अंदर ही मौजूद होते हैं। फिगर 20.1 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन इंट्रिंसिक पाथवे। इंजरी के दौरान ब्लड वेसल फट जाती है, एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है और एंडोथीलियम के नीचे मौजूद कोलेजन एक्सपोज हो जाता है। जब फैक्टर 12 हैगमन फैक्टर कोलेजन के संपर्क में आता है तो ये कैलिक्रिन और हाई मोलेकुलर वेट HWM किनोजिन की मौजूदगी में एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में बदल जाता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 12 HWM किनोजिन की मौजूदगी में फैक्टर 11 को एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में बदल देता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 11 फैक्टर 4 कैल्शियम की मौजूदगी में फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 9 फैक्टर 8 और कैल्शियम की मौजूदगी में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। जब प्लेटलेट डैमेज ब्लड वेसल के कोलेजन के संपर्क में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और फॉस्फोलिपिड्स रिलीज करता है। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड और फैक्टर 5 के साथ रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। इसके लिए कैल्शियम आयंस की मौजूदगी जरूरी होती है। फैक्टर 5 भी थ्रोम्बिन के पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट के जरिए एक्टिवेट होता है जैसा नीचे बताया गया है। एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इस पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने की शुरुआत टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से होती है जो इंजर्ड टिश्यू से बनता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। चोट के दौरान जो टिश्यूज डैमेज होते हैं वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3 रिलीज करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन में प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन की ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट्स फैक्टर 7 की मौजूदगी में फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में बदल देते हैं। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 फैक्टर 5 और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। इस रिएक्शन के लिए भी कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। स्टेज 2 कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉटिंग का पूरा खेल थ्रोम्बिन बनने के बारे में ही है। एक बार जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो ये निश्चित रूप से डेफिनेटली क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन स्टेज 2 प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज में बनता है, कैल्शियम फैक्टर 4 की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। एक बार जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो ये और ज्यादा थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल्स बनाने की शुरुआत करता है। शुरुआत में बना हुआ थ्रोम्बिन फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है। बदले में फैक्टर 5 इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दोनों के बनने की रफ्तार को तेज कर देता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलते हैं। थ्रोम्बिन के इस असर को पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट कहा जाता है। फिगर 20.1 स्टेज 3 कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग के आखिरी स्टेज में थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला जाता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन स्टेज 3
थ्रोम्बिन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन में बदल देता है, क्योंकि हर फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल से पॉलीपेप्टाइड्स के 2 पेयर्स का नुकसान होता है। इस एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर कहा जाता है। फाइब्रिन मोनोमर दूसरे मोनोमर मॉलिक्यूल्स के साथ पॉलीमराइज होता है और फाइब्रिन के ढीले लूजली अरेंज स्ट्रैंड्स बनाता है। बाद में इन ढीले स्ट्रैंड्स को फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 द्वारा कैल्शियम आयंस की मौजूदगी में घने, डेंस और मजबूत टाइट फाइब्रिन थ्रेड्स में बदल दिया जाता है। फिगर 20.1 सारे मजबूत फाइब्रिन थ्रेड्स आपस में जुड़कर एग्रीगेट होकर एक स्टेबल क्लॉट का जाल मेशवर्क बनाते हैं। ब्लड क्लॉट, डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ क्लॉट। ब्लड क्लॉट को कोआगुलेटेड ब्लड के उस मास के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें फाइब्रिन मेशवर्क यानी जाल के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स फंसे यानी एंट्रैप्ड होते हैं। क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी जरूरी नहीं होते हैं। हालांकि जब क्लॉट बनता है तो ये सेल्स प्लेटलेट्स के साथ उसमें फंस जाते हैं। क्लॉट के लाल रंग यानी रेड कलर के लिए ये फंसे हुए आरबीसीसी जिम्मेदार होते हैं। बाहरी ब्लड क्लॉट को स्कैब यानी खुरंद भी कहा जाता है। ये डैमेज्ड ब्लड वेसल की ओपनिंग से चिपक जाता है और खून के नुकसान यानी ब्लड लॉस को रोकता है। क्लॉट रिट्रैक्शन बनने के बाद ब्लड क्लॉट सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है और लगभग 30 से 45 मिनट के बाद क्लॉट से स्ट्रॉ कलर्ड यानी हल्के पीले रंग का सीरम बाहर निकलने यानी ऊज आउट होने लगता है। ब्लड क्लॉट के सिकुड़ने और सीरम के बाहर निकलने की इस प्रोसेस को क्लॉट रिट्रैक्शन कहा जाता है। प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स यानी एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्टिनिन क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। फाइब्रिनोलाइसिस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट के पिघलने या टूटने यानी लाइसिस को फाइब्रिनोलाइसिस कहा जाता है। ये ब्लड वेसल के ल्यूमेन यानी अंदरूनी रास्ते से क्लॉट को हटाने में मदद करता है। इस प्रोसेस के लिए प्लाज्मिन या फाइब्रिनोलाइसिन नामक सब्सटेंस की जरूरत होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिन प्लाज्मिन एक इनएक्टिवेटेड ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है जिसे प्लाज्मिनोजन कहते हैं। प्लाज्मिनोजन लिवर में बनता है यानी सिंथेसाइज होता है और ये ब्लड क्लॉट में दूसरे प्रोटीन्स के साथ शामिल हो जाता है। प्लाज्मिनोजन को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी टीपीए, लाइसोसोमल एंजाइम्स और थ्रोम्बिन द्वारा प्लाज्मिन में बदला जाता है। टीपीए और लाइसोसोमल एंजाइम्स डैमेज टिश्यूज और डैमेज्ड एंडोथीलियम से रिलीज होते हैं। थ्रोम्बिन ब्लड से मिलता है। टीपीए हमेशा टीपीए इनहिबिटर नामक सब्सटेंस द्वारा रोका यानी इनहिबिट किया जाता है। इसे फैक्टर 5 और 8 द्वारा भी रोका जाता है। टीपीए के अलावा एक और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है जिसे यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कहते हैं। ये ब्लड से प्राप्त होता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन 1. इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग यानी वेसल के अंदर क्लॉटिंग के दौरान ब्लड वेसल की एंडोथीलियम एक थ्रोम्बिन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करती है जिसे थ्रोम्बोमॉड्यूलिन कहते हैं। ये ब्रेन की बहुत सूक्ष्म यानी माइन्यूट वेसल्स को छोड़कर बाकी सभी ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम द्वारा सिक्रेट किया जाता है। 2. थ्रोम्बोमॉड्यूलिन थ्रोम्बिन के साथ जुड़कर एक थ्रोम्बोमॉड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। 3. थ्रोम्बोमॉड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है। 4. एक्टिवेटेड प्रोटीन सी प्रोटीन एस नामक को फैक्टर की मौजूदगी में फैक्टर 5 और 8 को इनएक्टिव कर देता है। 5. प्रोटीन सी टीपीए इनहिबिटर को भी इनएक्टिव कर देता है। 6. अब टीपीए एक्टिव हो जाता है। 7. एक्टिवेटेड टीपीए और लाइसोसोमल एंजाइम्स प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन बनाते हैं। प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बिन और यूपीए द्वारा भी एक्टिवेट होता है। एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन द बॉडी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के तहत शरीर की ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग यानी इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग नहीं होती है। इसका कारण शरीर में कुछ फिजियोकेमिकल एक्टर्स की मौजूदगी है। 1. फिजिकल फैक्टर्स ब्लड का लगातार सर्कुलेशन यानी बहाव होते रहना। ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल लाइनिंग का बिल्कुल स्मूथ यानी चिकना होना। 2. केमिकल फैक्टर्स नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स नेचुरल एंटीकोएगुलेंट की मौजूदगी जो लिवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम द्वारा थ्रोम्बोमॉड्यूलिन का प्रोडक्शन यानी ब्रेन की कैपिलरीज को छोड़कर। थ्रोम्बोमॉड्यूलिन एक थ्रोम्बिन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये थ्रोम्बिन के साथ जुड़कर एक थ्रोम्बोमॉड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड प्रोटीन सी अपने को फैक्टर प्रोटीन एस के साथ मिलकर फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनएक्टिव कर देता है। इन 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स का इनएक्टिवेशन क्लॉट बनने से रोकता है। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स वो सब्सटेंसेस जो ब्लड के कोएगुलेशन को रोकते हैं या पोस्टपोन देर कर देते हैं, उन्हें एंटीकोएगुलेंट्स कहा जाता है। एंटीकोएगुलेंट्स 3 तरह के होते हैं। 1. वो एंटीकोएगुलेंट्स जो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इन वीवो। 2. वो एंटीकोएगुलेंट्स जो शरीर से कलेक्ट किए गए ब्लड की क्लॉटिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इन विट्रो। 3. वो एंटीकोएगुलेंट्स जो इन वीवो और इन विट्रो दोनों तरीकों से ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 1. हेपेरिन हेपेरिन शरीर में कुदरती रूप से नेचुरली बनने वाला एक एंटीकोएगुलेंट है। ये मास्ट सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो कि वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं और कई टिश्यूज या ऑर्गन्स जिनमें कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होता है कि कैपिलरीज के ठीक बाहर मौजूद होते हैं। ये सेल्स लिवर और लंग्स में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। बेसोफिल्स भी हेपेरिन सिक्रीट करते हैं।
हेपेरिन एक कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड है। कमर्शियल हेपेरिन जानवरों के लिवर और दूसरे ऑर्गन से तैयार किया जाता है। कमर्शियल प्रेपरेशन लिक्विड फॉर्म में या सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम या लिथियम सॉल्ट्स के ड्राई फॉर्म में अवेलेबल होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन अपनी एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी के जरिए ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ये सीधे तौर पर थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को दबा देता है। एंटी थ्रोम्बिन 3 सर्कुलेशन में मौजूद एक प्रोटीएज इनहिबिटर के साथ जुड़ता है और थ्रोम्बिन को सर्कुलेशन से हटा देता है। एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है। दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे IX, XII और XIII के एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव कर देता है। यूजेस ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का इस्तेमाल इन वीवो और इन विट्रो दोनों जगह एंटीकोएगुलेंट के रूप में किया जाता है। क्लिनिकल यूज। हेपेरिन का इंट्रावीनस इंजेक्शन 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 3 से 4 घंटों तक क्लॉटिंग को पोस्टपोन कर देता है, जब तक कि इसे हेपेरिनेज एंजाइम द्वारा डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। इसीलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसे बड़े पैमाने पर एक एंटीकोएगुलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिक्स में हेपेरिन कई मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ए सर्जरी के दौरान इंट्रावैस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, बी डायलिसिस के लिए आर्टिफिशियल किडनी से ब्लड गुजारते समय, सी कार्डियक सर्जरी के दौरान जिसमें हार्ट लंग मशीन शामिल होती है, डी ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। यूज इन द लेबोरेटरी। विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस जांच के लिए ब्लड कलेक्ट करते समय हेपेरिन का इस्तेमाल इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट के रूप में भी किया जाता है। 1 ml ब्लड के लिए लगभग 0.1 से 0.2 मिलीग्राम काफ़ी होता है। ये 8 से 12 घंटों तक असरदार रहता है। उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि हेपेरिन सिर्फ क्लॉटिंग में देरी करता है, उसे पूरी तरह नहीं रोकता। हेपेरिन सबसे महंगा एंटीकोएगुलेंट है। 2 कूमरिन डेरिवेटिव्स। वॉरफेरिन और डाइकूमरॉल कूमरिन के डेरिवेटिव्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कूमरिन डेरिवेटिव्स विटामिन के एक्शन को रोककर इनहिबिट करके ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। विटामिन के विभिन्न क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी 2, 7, 9 और 10 के बनने के लिए जरूरी होता है। यूजेस। डाइकूमरॉल और वॉरफेरिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ओरल एंटीकोएगुलेंट्स इन वीवो हैं। वॉरफेरिन का इस्तेमाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए किया जाता है। 3 EDTA। एथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA एक मजबूत एंटीकोएगुलेंट है। ये 2 रूपों में अवेलेबल है। ए डाइसोडियम सॉल्ट, बी ट्राइपोटेशियम सॉल्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये सब्सटेंसेस ब्लड से कैल्शियम को हटाकर ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। यूजेस। EDTA का इस्तेमाल इन वीवो और इन विट्रो दोनों तरीकों से एंटीकोएगुलेंट के रूप में किया जाता है। ये ए लेड पॉइजनिंग सीसे की विषाक्तता के केसेस में आमतौर पर इंट्रावीनसली दिया जाता है। बी लेबोरेटरी में इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। 1 ml ब्लड के लिए 0.5 से 2 मिलीग्राम EDTA ब्लड को कम से कम 6 घंटों तक प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी है। रेफ्रिजरेशन पर यह ब्लड को 24 घंटों तक प्रिजर्व कर सकता है। 4 ऑक्सलेट कंपाउंड्स। ऑक्सलेट कंपाउंड्स कैल्शियम ऑक्सलेट बनाकर कोएगुलेशन को रोकते हैं, जो बाद में प्रेसिपिटेट जम जाता है। इस तरह ये कंपाउंड्स ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देते हैं। पहले सोडियम और पोटेशियम ऑक्सलेट्स इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल अमोनियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट का मिक्सचर 3:2 के रेशियो में इस्तेमाल किया जाता है। हर एक सॉल्ट अपने आप में एक एंटीकोएगुलेंट है, लेकिन सिर्फ पोटेशियम ऑक्सलेट RBCs के सिकुड़ने श्रिंकेज का कारण बनता है। सिर्फ अमोनियम ऑक्सलेट RBCs की सूजन स्वेलिंग का कारण बनता है, लेकिन साथ में ये सब्सटेंसेस सेल्युलर एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं लाते। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलकर इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। इस तरह ऑक्सलेट ब्लड से कैल्शियम को हटा देता है और कैल्शियम की कमी कोएगुलेशन को रोकती है। यूजेस। ऑक्सलेट कंपाउंड्स का इस्तेमाल सिर्फ इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में किया जाता है। 1 ml ब्लड के लिए मिक्सचर का 2 मिलीग्राम जरूरी होता है। क्योंकि ऑक्सलेट जहरीला पॉइजनस होता है, इसीलिए इसे इन वीवो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 5 सिट्रेट्स। सोडियम, अमोनियम और पोटेशियम सिट्रेट्स का इस्तेमाल एंटीकोएगुलेंट्स के रूप में किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिट्रेट ब्लड में कैल्शियम के साथ मिलकर इनसॉल्युबल कैल्शियम सिट्रेट बनाता है। ऑक्सलेट की तरह सिट्रेट भी ब्लड से कैल्शियम को हटा देता है और कैल्शियम की कमी कोएगुलेशन को रोकती है। यूजेस। सिट्रेट का इस्तेमाल इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट के रूप में किया जाता है। इसे ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ए एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज ACD 1 हिस्सा ACD 4 हिस्सा ब्लड के साथ, बी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज CPD 1 हिस्सा CPD 4 हिस्सा ब्लड के साथ, सी सिट्रेट का इस्तेमाल लेबोरेटरी में RBC और प्लेटलेट काउंट्स के लिए फॉर्मल सिट्रेट सोल्यूशन डेसी सोल्यूशन के रूप में भी किया जाता है। अदर सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। पेप्टोन, C टाइप लेक्टिन, वाइपर स्नेक के जहर से मिलने वाले प्रोटीन्स और हेरोडिन, लीच हेरोडिनारी और मलेनेंसिस से मिलने वाला जाने माने एंटीकोएगुलेंट्स है। फिजिकल मेथड्स टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के कोएगुलेशन को नीचे दिए गए फिजिकल मेथड्स द्वारा पोस्टपोन या रोका जाता है। कोल्ड। टेम्परेचर को लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने से ब्लड का कोएगुलेशन पोस्टपोन हो जाता है। कलेक्टिंग ब्लड इन अ कंटेनर विद स्मूथ सरफेस। ब्लड को स्मूथ सरफेस वाले कंटेनर में कलेक्ट करना, जैसे कि सिलिकॉन कोटेड कंटेनर, क्लॉटिंग को रोकता है। स्मूथ सरफेस फैक्टर 12 और प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन को रोक देती है, इसलिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना रुक जाता है। प्रोकोएगुलेंट्स।
प्रोकोएगुलेंट्स या हीमोस्टैटिक एजेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस को तेज करते हैं यानी एक्सेलरेट करते हैं। प्रोकोएगुलेंट्स ये है थ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग को तेज करके ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लीडिंग सरफेस पर थ्रोम्बिन स्प्रे किया जाता है। स्नेक वेनम, कुछ सांपों यानी वाइपर्स, कोबराज और रैटल स्नेक्स के जहर में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करके ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाते हैं। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लंग्स एंड थाइमस, लंग्स और थाइमस से प्राप्त एक्सट्रैक्ट में थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जो तेजी से ब्लड कोएगुलेशन का कारण बनता है। सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट, सोडियम या कैल्शियम एल्जिनेट सब्सटेंसेस हैगेमैन फैक्टर को एक्टिवेट करके ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज, ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज हैगेमैन फैक्टर को एक्टिवेट करके ब्लड की क्लॉटिंग का कारण बनता है। टेस्ट्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट्स का इस्तेमाल ब्लड डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। कुछ टेस्ट्स का इस्तेमाल हेपरिन और वॉरफेरिन जैसी एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स से ट्रीट किए जा रहे पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, थ्रोम्बिन टाइम। ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम बीटी किसी कट या चोट के बाद ब्लड निकलने से लेकर ब्लीडिंग रुकने तक का समय यानी टाइम इंटरवल है। आमतौर पर इसे ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर मेथड का इस्तेमाल करके ड्यूक मेथड द्वारा डिटरमिन किया जाता है। इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन 3 से 6 मिनट है। परप्यूरा में ये बढ़ जाता है। क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम सीटी किसी कट या चोट के बाद ब्लड निकलने से लेकर क्लॉट बनने तक का समय है। इसे आमतौर पर कैपिलरी ट्यूब मेथड द्वारा डिटरमिन किया जाता है। इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन 3 से 8 मिनट है। हीमोफीलिया में ये बढ़ जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी ब्लड में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलाने के बाद ब्लड के जमने में लगने वाला समय है। ब्लड कलेक्ट किया जाता है और ऑक्सालेटेड किया जाता है ताकि कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाए और प्रोथ्रोम्बिन टाइम में ना बदले। इस तरह ब्लड क्लॉटिंग को रोका जाता है। फिर इस ब्लड में कैल्शियम के साथ बड़ी मात्रा में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सालेट के असर को खत्म कर देता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है और ब्लड क्लॉटिंग होती है। इस प्रोसीजर के दौरान टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलाने के बाद ब्लड के जमने में लगने वाला समय डिटरमिन किया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम ब्लड में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन की टोटल क्वांटिटी को दर्शाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल ड्यूरेशन 10 से 12 सेकंड है। ये प्रोथ्रोम्बिन और दूसरे फैक्टर्स जैसे फैक्टर्स आई, वी, 7 और एक्स की कमी में बढ़ जाता है। हालांकि हीमोफीलिया में ये नॉर्मल रहता है। पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम या एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैल्शियम के साथ फॉस्फोलिपिड जैसे एक्टिवेटर मिलाने के बाद ब्लड के जमने में लगने वाला समय है। इसे एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी कहा जाता है। ये टेस्ट एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स लेने वाले पेशेंट्स की मॉनिटरिंग में मददगार होता है। इसे पेशेंट की प्लाज्मा में फॉस्फोलिपिड, एक सरफेस एक्टिवेटर और कैल्शियम मिलाने के बाद क्लॉटिंग टाइम देखकर किया जाता है। फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सरफेस एक्टिवेटर काउलिन है। पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल ड्यूरेशन 30 से 45 सेकंड्स होती है। यह हेपरिन या वॉरफेरिन थेरेपी, क्योंकि हेपरिन और वॉरफेरिन क्लॉटिंग को रोकते हैं, और फैक्टर्स 2, V, 8, 9, 10, 11 और 12 की कमी या उनके इनहिबिशन की वजह से बढ़ जाती है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR किसी पेशेंट के प्रोथ्रोम्बिन टाइम की रेटिंग है जब उसे एक एवरेज यानी औसत से कंपेयर किया जाता है। ये एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे सिस्टम को मापता है। INR वॉरफेरिन जैसी एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स के प्रभाव की मॉनिटरिंग करने और एंटीकोएगुलेंट्स की डोसेज को एडजस्ट करने में मददगार होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स को आमतौर पर ब्लड क्लॉट से बचाने के लिए वॉरफेरिन से ट्रीट किया जाता है, जो स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इन पेशेंट्स का रेगुलर ब्लड टेस्ट होना चाहिए ताकि उनका INR जाना जा सके और वॉरफेरिन की डोसेज एडजस्ट की जा सके। अगर INR हाई है तो ब्लड जमने में ज्यादा समय लेता है। नॉर्मल INR लगभग 1 होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए एंटीकोएगुलेंट थेरेपी लेने वाले पेशेंट्स में INR 2 और 3 के बीच होना चाहिए। हार्ट वाल्व डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स के लिए INR 3 और 4 के बीच होना चाहिए। लेकिन 4 से ज्यादा INR ये दर्शाता है कि ब्लड बहुत धीरे जम रहा है और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग का खतरा है। थ्रोम्बिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम TT ब्लड में थ्रोम्बिन मिलाने के बाद ब्लड के जमने में लगने वाला समय है। ये प्लाज्मा में हेपरिन की मौजूदगी की जांच करने या फाइब्रिनोजन की अबनॉर्मैलिटीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में पेशेंट की प्लाज्मा में थ्रोम्बिन मिलाने के बाद क्लॉटिंग टाइम का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। थ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल ड्यूरेशन 12 से 20 सेकंड है। यह हेपरिन थेरेपी और डिसफाइब्रिनोजेनिया, फाइब्रिनोजन लेवल नॉर्मल होने पर भी फाइब्रिनोजन का अबनॉर्मल फंक्शन के दौरान बढ़ जाता है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वो कंडीशंस हैं जिनमें ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स 3 तरह के होते हैं। 1. हीमोफीलिया, 2. प्यूरपुरा, 3. वॉन विलेब्रांड डिजीज। 1. हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जिसकी पहचान बढ़े हुए या प्रोलॉन्ग्ड क्लॉटिंग टाइम से होती है। हालांकि इसमें ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है। आमतौर पर यह मर्दों यानी मेल्स को प्रभावित करता है, जबकि औरतें यानी फीमेल्स इसकी कैरियर्स यानी वाहक होती हैं। क्लॉटिंग टाइम बढ़ने की वजह से एक हल्की सी चोट यानी ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का कारण बनती है, जो मौत तक ले जा सकती है।
गिरने पर स्किन का डैमेज होना या दांत निकालने यानी एक्सट्रैक्शन से कुछ हफ्तों तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। इस बीमारी में आसानी से ब्रूजिंग यानी नील पड़ना और मसल्स और जॉइंट्स में हेमरेज यानी खून बहना भी आम बात है। कॉजेज ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ना बन पाने की वजह से होता है। इसी वजह से कोआगुलेशन टाइम बढ़ जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना फैक्टर 8, 9 या 11 की कमी की वजह से प्रभावित होता है। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। कौन से फैक्टर की कमी है, इसके आधार पर हीमोफीलिया को 3 टाइप्स में बांटा गया है। हीमोफीलिया ए या क्लासिक हीमोफीलिया, ये फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है। हीमोफीलिया से प्रभावित 85% लोग हीमोफीलिया ए से ग्रसित होते हैं। हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज, ये फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है। हीमोफीलिया से प्रभावित 15% लोग हीमोफीलिया बी से ग्रसित होते हैं। हीमोफीलिया सी या फैक्टर 11 डेफिशिएंसी, ये फैक्टर 11 की कमी की वजह से होता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होने वाली ब्लीडिंग, कट्स, टूथ एक्सट्रैक्शन और सर्जरी की वजह से बढ़ी हुई यानी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरिनरी ट्रैक्ट्स में हेमरेज, जॉइंट्स में ब्लीडिंग और उसके बाद सूजन और दर्द, यूरिन में ब्लड का आना। ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया। क्लासिकल हीमोफीलिया के लिए असरकारी थेरेपी में उस मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस करना शामिल है। 2. प्यूरपुरा। प्यूरपुरा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी पहचान बढ़े हुए यानी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम से होती है। हालांकि इसमें क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल रहता है। इस बीमारी की खास विशेषता फटी हुई कैपिलरीज की वजह से स्किन के नीचे होने वाली स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है। ये शरीर के कई हिस्सों में छोटे छोटे टाइनी हेमरेजिक स्पॉट्स पैदा करता है। स्किन के नीचे इन हेमरेजिक स्पॉट्स को प्यूरपुरिक स्पॉट्स यानी पर्पल रंग के पैच जैसा दिखावा कहा जाता है। इसी वजह से इस बीमारी को प्यूरपुरा कहते हैं। कभी कभी ब्लड स्किन के नीचे बड़े हिस्सों में भी इकट्ठा हो जाता है, जिसे एकीमोसिस कहा जाता है। टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ प्यूरपुरा। प्यूरपुरा को उसके कारणों के आधार पर 3 टाइप्स में बांटा गया है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा, ये प्लेटलेट्स की कमी यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से होता है। बोन मैरो की बीमारी में प्लेटलेट प्रोडक्शन प्रभावित होता है, जिससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा, किसी अनजान कारण से होने वाले प्यूरपुरा को इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा कहते हैं। माना जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद प्लेटलेट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने की वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। थ्रोम्बस्थेनिक प्यूरपुरा, ये प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटी की वजह से होता है। हालांकि इसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है। इसकी पहचान नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम, नॉर्मल या प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, लेकिन डिफेक्टिव क्लॉट रिट्रैक्शन से होती है। 3. वॉन विलेब्रैंड डिजीज। वॉन विलेब्रैंड डिजीज एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसकी पहचान हल्की चोट पर भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से होती है। ये वॉन विलेब्रैंड फैक्टर की कमी की वजह से होता है, जो कि डैमेज ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम और प्लेटलेट्स द्वारा सिक्रीट किया जाने वाला एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन चोट के बाद हीमोस्टैसिस के दौरान प्लेटलेट्स को ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम से चिपकने यानी अडहेरेंस के लिए जिम्मेदार होता है। ये प्लाज्मा में फैक्टर 8 के बचने यानी सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए भी जिम्मेदार है। वॉन विलेब्रैंड फैक्टर की कमी प्लेटलेट अडहेरेंस को दबा देती है। ये फैक्टर 8 की कमी का कारण भी बनती है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जो प्लेटलेट डिस्फंक्शन या हीमोफीलिया के दौरान होने वाली ब्लीडिंग जैसी लगती है। थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या इंट्रावास्कुलर ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है ब्लड वेसल्स के अंदर खून का जमना। नॉर्मली ब्लड वेसल्स में खून नहीं जमता क्योंकि शरीर में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पहले समझाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ अबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसिस। 1. इंजरी टू ब्लड वेसल्स। इन्फेक्शन या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट के दौरान ब्लड वेसल की एंडोथीलियम लाइनिंग डैमेज हो जाती है और ये थ्रोम्बोसिस की शुरुआत करती है। 2. रफ एंड एंडोथीलियम लाइनिंग। इन्फेक्शन, डैमेज या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में एंडोथीलियम खुरदुरी यानी रफ हो जाती है और ये क्लॉटिंग को इनिशिएट करती है। 3. स्लगिशनेस ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो की रफ्तार कम होने से प्लेटलेट्स आपस में जुड़ने लगते हैं यानी एग्रीगेशन होने लगते हैं और थ्रोम्बस बन जाता है। ब्लड फ्लो की सुस्ती यानी स्लोनेस, कम कार्डियक एक्शन, हाइपोटेंशन यानी लो बीपी, लो मेटाबॉलिक रेट, लंबे समय तक बेड पर पड़े रहने और लिम्स यानी हाथ पैर की इमोबिलिटी की वजह से होती है। 4. एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के एग्लूटिनेशन यानी चिपकने से भी थ्रोम्बोसिस होता है। आरबीसीज का एग्लूटिनेशन फॉरेन एंटीजेंस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से होता है। 5. टॉक्सिक थ्रोम्बोसिस। केमिकल पॉइजन्स जैसे आर्सेनिक कंपाउंड्स, मर्क्यूरी, जहरीले मशरूम्स और सांप के जहर के असर से थ्रोम्बोसिस होना आम बात है। 6. कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी। प्रोटीन सी एक सर्कुलेटिंग एंटीकोएगुलेंट है जो फैक्टर्स 5 और 8 को इनएक्टिव करता है। इस प्रोटीन की कमी होने पर थ्रोम्बोसिस हो जाता है। प्रोटीन सी की कंजेनिटल यानी जन्मजात कमी बचपन में ही थ्रोम्बोसिस और मौत का कारण बन सकती है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोसिस। 1. थ्रोम्बस। थ्रोम्बोसिस के दौरान ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन यानी अंदरूनी रास्ता बंद हो जाता है। प्लेटलेट्स, रेड सेल्स या क्लॉट का वो सॉलिड मास जो ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है उसे थ्रोम्बस कहते हैं। आरबीसी के एग्लूटिनेशन से बनने वाले थ्रोम्बस को एग्लूटिनेटिव थ्रोम्बस कहा जाता है। 2. एम्बोलिज्म एंड एम्बोलिस। एम्बोलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें थ्रोम्बस या उसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम के साथ बहते हुए छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे किसी ऑर्गन या बॉडी रीजन का ब्लड फ्लो रुक जाता है। एम्बोलिस वो थ्रोम्बस या उसका हिस्सा है जो ब्लड फ्लो को रुकता है। एम्बोलिज्म की वजह से ब्लड फ्लो में रुकावट आमतौर पर लंग्स यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्रेन यानी सेरेब्रल एम्बोलिज्म या हार्ट यानी कोरोनरी एम्बोलिज्म में होती है। 3. इस्चेमिया।
ब्लड वेसल्स में रुकावट की वजह से किसी ऑर्गन या एरिया में ब्लड की सप्लाई कम हो जाने को इस्चेमिया कहते हैं। इस्चेमिया की वजह से हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होती है और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। इस्चेमिया डिस्कम्फर्ट, दर्द और टिश्यू डेथ का कारण भी बनता है। बॉडी टिश्यू की मौत को नेक्रोसिस कहा जाता है। 4. नेक्रोसिस एंड इन्फेक्शन। नेक्रोसिस एक जनरल टर्म है जो ब्लड सप्लाई बंद होने, चोट, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, फिजिकल एजेंट्स या केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होने वाली टिश्यू डेथ को दर्शाता है। इन्फेक्शन का मतलब है ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से टिश्यू की मौत। ब्लड सप्लाई का बंद होना आमतौर पर किसी आर्टरी में थ्रोम्बस या एम्बोलस की रुकावट की वजह से होता है और कभी-कभी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से भी। टिश्यू का वो हिस्सा जिसमें इन्फेक्शन होता है उसे इन्फेक्ट कहते हैं। इन्फेक्शन आमतौर पर हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनीज और स्प्लीन में होता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out.